24 फरवरी 2020 गुजरात के एक स्टेडियम में एक ऐतिहासिक दृश्य रचा जा रहा था। नमस्ते ट्रंप के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। A loud cheer and President Donald Trump shaking hands, a warm hug, symbolizing the great Indo-American friendship. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ मंच पर खड़े थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन बज रहा था और 1 लाख से ज्यादा लोग भारत के स्वाभिमान में अपना सिर ऊंचा किए खड़े थे। दुनिया भारत की कूटनीतिक धमक और उसके लोकतंत्र का भव्य उत्सव देख रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त गुजरात से सैकड़ों किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में एक खौफनाक दृश्य की पटकथा लिखी जा चुकी थी। जब दुनिया के तमाम बड़े देशों के मीडिया कैमरे दिल्ली पर टिके हुए थे, ठीक उसी पल उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कें धू-धू कर जलने लगी। हवा में जहरीला धुआं तैर रहा था, पेट्रोल बमों के धमाके हो रहे थे, छतों से पत्थरों की बारिश हो रही थी और चीखते बिलखते बेगुनाह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सवाल ये नहीं था कि दिल्ली में ये दंगा क्यों हुआ, सबसे बड़ा और कड़वा सवाल ये था कि इसी वक्त क्यों हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की जमीन पर कदम रख रहे थे। ठीक उसी समय देश की राजधानी को आग के हवाले क्यों किया गया। जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने जब इस खूनी ताने बाने की परतें उधेड़ी तो सच शीशे की तरह साफ हो गया। ये कोई अचानक भड़का दंगा नहीं था, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर नीचा दिखाने और देश की साख को मिट्टी में मिलाने के लिए रचा गया एक गहरा अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी षड्यंत्र था। उस खूनी साजिश के धागे जब पुलिस और जांच एजेंसियों ने जोड़े तो एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आया। वो नाम था उमर खालिद। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं किस्से कहानियां। और आज कहानी उमर खालिद की। आखिर कौन है ये उमर खालिद? कैसे एक आम छात्र देश की राजधानी को दहलाने की साजिश का केंद्र बिंदु बन गया? इस कहानी के तार सीधे जुड़ते हैं दिल्ली के जामिया नगर से, जहां 1987 में उमर खालिद का जन्म हुआ। घर में राजनीति, उग्रवादी विचारधारा और मजहबी गोलबंदी की बातें रोज का हिस्सा थीं। उमर के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास कोई आम शख्सियत नहीं थे। वो 1970 और 80 के दशक में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के एक सक्रिय और प्रमुख नेता रह चुके थे। वही सिमी जिसे आगे चलकर भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए भारत सरकार ने यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन उमर खालिद ने बहुत चालाकी से अपने लिए एक नया और आधुनिक रास्ता चुना। उसने पिता की खुलकर दिखने वाली मजहबी पहचान को सीधे तौर पर अपनाने के बजाय उसके ऊपर एक नया और आकर्षक आवरण ओढ़ लिया, बौद्धिक वामपंथ और नास्तिकता का आवरण। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामी किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की और फिर रुख किया वामपंथी गढ़ माने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का। जेएनयू में उसने झारखंड के सिंहभूम जिले के आदिवासियों के इतिहास पर अपनी पीएचडी पूरी की। कागजों पर और मीडिया के सामने वो एक होनहार रिसर्च स्कॉलर था, जो रोज मजहब से दूर रहने का दावा करता था, खुद को नास्तिक, कम्युनिस्ट और सेकुलर बताता था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और राष्ट्रवादियों के मन में यह सवाल हमेशा तैरता रहा कि क्या ये नास्तिकता वाकई दिल से थी या फिर ये अपनी पारिवारिक विरासत, कट्टरपंथी संगठन के साए और अपने असली उग्रवादी एजेंडे को आधुनिक सेकुलर समाज में छिपाने की एक सोची समझी चाल थी। इंसान की फितरत और उसकी चालें ज्यादा दिन छिप नहीं सकती। 9 फरवरी 2016 जेएनयू का साबरमती ढाबा, संसद पर हमला करने वाले सजायाफ्ता आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर एक देश विरोधी कार्यक्रम आयोजित किया गया। रात के सन्नाटे में अचानक कैंपस की फिजा में ऐसे जहरीले नारे गूंज उठे जिसने पूरे देश के स्वाभिमान को झकझोर दिया। मंच से खुल्लम खुल्ला चिल्लाया जा रहा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और इसके साथ ही गूंजे वो देशद्रोही बोल,
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सोचिए, जिस देश की सर्वोच्च अदालत ने देश की संप्रभुता पर हमला करने वाले आतंकवादी को फांसी की सजा दी थी, उसी देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में देश की न्यायपालिका और संविधान को कातिल कहा जा रहा था। रातों रात उमर खालिद का नाम देश विरोधी गतिविधियों के पर्याय के रूप में उभरा। उस पर देशद्रोह की संगीन धाराएं लगी और उसे जेल जाना पड़ा। बाहर आते ही उसने हाथ में संविधान की प्रतियां लहराकर और चैनलों पर बैठकर अपनी नास्तिकता की दुहाई देकर खुद को एक पीड़ित स्कॉलर दिखाने का ड्रामा किया। लेकिन देश के जनमानस में यह साफ हो चुका था कि जेएनयू जैसी जगह की आजादी का इस्तेमाल करके युवाओं के दिलों में भारत की संप्रभुता और न्यायपालिका के खिलाफ जहर घोला जा रहा था। साल 2019 के अंत में जब संसद ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए पास किया तो देश विरोधी और उग्रवादी ताकतों को एक बार फिर देश में अराजकता फैलाने का सुनहरा मौका मिल गया। उमर खालिद ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने खुद को संविधान का रक्षक बताते हुए देश भर में 50 से ज्यादा रैलियों और धरना स्थलों को संबोधित किया। शाहीन बाग से लेकर देश के कोने कोने तक उसकी भाषा ऊपर से तो अहिंसा, तिरंगा, गांधीवादी तरीका उसकी बात करती थी, लेकिन उसके शब्दों के चयन में हिंसा भड़काने वाला एक गहरा उकसावा छिपा हुआ था। इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी बनी 17 फरवरी 2020 की तारीख। जगह थी महाराष्ट्र का अमरावती। उमर खालिद मंच पर खड़ा हुआ और वहां मौजूद उग्र भीड़ को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया जो आगे चलकर दिल्ली दंगों की चार्जशीट का सबसे ठोस आधार बना। उसने चिल्लाते हुए कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप 24 तारीख को भारत आएंगे तो हमें यह दिखाना है कि भारत की सरकार क्या कर रही है। हमें सड़कों पर उतरना होगा, चक्का जाम करना होगा और पूरी दिल्ली को ठप कर देना होगा। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। ऊपरी तौर पर देखने वालों को लगा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक भाषण है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसकी जांच की तो पर्दे खुल गए। ये भाषण कोई आम विरोध का आह्वान नहीं था, बल्कि ये पूरे देश में हिंसा फैलाने वाली योजना का एक सिग्नल था। एक ऐसी योजना जिसका मुख्य मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी के दौरान देश की राजधानी को जलाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना और दंगों के जरिए सरकार को घुटनों पर लाना था। 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। 53 बेगुनाह लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 500 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल, पेट्रोल पंप जलाकर खाक कर दिए गए। यहां तक कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक युवा अधिकारी अंकित शर्मा की दरिंदगी से हत्या कर दी गई और उनका शव नाले में फेंक दिया गया। जब दिल्ली पुलिस की जांच शुरू हुई तो एक एक करके सारे सुराग मिलते गए और जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होते चले गए। जांच एजेंसियों ने साबित किया कि ये दंगा अचानक नहीं भड़का था, बल्कि इसे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी, बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया, जिसकी रीढ़ उमर खालिद था। पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए गए पुख्ता सबूतों ने मास्टरमाइंड की पूरी चालाकी का पर्दाफाश कर दिया। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन के नाम पर जानबूझकर दिल्ली के उन संवेदनशील रास्तों को चुना गया जो पूरी दिल्ली की लाइफलाइन काट सकते थे। चक्का जाम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि आम जनता परेशान हो, पुलिस पंगु बन जाए और तनाव को सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील कर दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी चालाकी थी मास्टरमाइंड का एलिबाई, यानी गारंटी देने वाला सिस्टम। जिस वक्त 24 और 25 फरवरी को दिल्ली जल रही थी, उमर खालिद चालाकी से दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। वो जानबूझकर दिल्ली से दूर चला गया था ताकि बाद में कानून की नजरों से बच सके और अदालत में मासूमियत का नाटक करते हुए कह सके कि वो तो मौके पर था ही नहीं। लेकिन एजेंसियां जानती थीं कि असली साजिशकर्ता कभी खुद हाथ में पेट्रोल बम नहीं उठाता, वो दूर बैठकर मोहरे चलता है।
इसके अलावा यूनाइटेड अगेंस्ट हेट यूएएच और डीपीएसजी, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप जैसे सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए दंगों के लिए फंड जुटाने, पत्थर, पेट्रोल बम और हथियार जमा करने के निर्देश दिए गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों और गवाहों के बयानों से यह साफ हुआ कि जनवरी और फरवरी की गुप्त बैठकों में उमर खालिद खुद मौजूद था, जहां हिंसा का पूरा खाका तैयार किया गया। आखिरकार 13 सितंबर 2020 की रात लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को देश के सबसे सख्त कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उमर खालिद के समर्थकों, वामपंथी मीडिया और तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय लिबरल इकोसिस्टम ने उसे एक बेकसूर स्कॉलर और विचारधारा का बंदी बताकर बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन देश की न्यायपालिका भावनाओं और एजेंडे पर नहीं बल्कि कठोर और निष्पक्ष सबूतों पर काम करती है। उमर खालिद ने निचली अदालत से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक 14 से ज्यादा बार जमानत की अर्जियां लगाई, लेकिन हर बार देश की शीर्ष अदालतों ने पुलिस द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों को देखने के बाद उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालतों ने अपने फैसले में यह स्पष्ट माना कि प्रथम दृष्टया उमर खालिद के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद संगीन हैं और दिल्ली को आग में झोंकने वाली उस पूरी साजिश में उसकी भूमिका केंद्रीय और निर्णायक थी। आज उमर खालिद तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में कैदी नंबर 626710 यानी 626710 बनकर अपनी पूरी करनी की सजा भुगत रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह भी है कि 2016 में जेएनयू की सड़कों पर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कन्हैया कुमार जैसे पुराने साथी आज मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक सहूलियत के चलते उमर खालिद से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। उमर खालिद की दास्तान भारत के लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा सबक है। ये कहानी साबित करती है कि चाहे किसी के पास कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल होने का दावा क्यों ना करे, कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी और संविधान के नाम पर देश को अंदर से खोखला करने और बेगुनाहों की बलि चढ़ाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। जब जब देश की अखंडता पर हमला करने की कोशिश होगी, भारत का कानून इसी तरह सख्ती से हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उमर खालिद को लेकर आप लोगों की क्या सोच है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।